नमस्कार, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं उर्मिला राठी बात कर रही है एमपीजीएस के एग्ज़ाम के लिए। तो आज ही जो वीडियो है स्पेशली एमपी एग्ज़ाम के लिए है और साथ ही साथ इस एग्ज़ाम को बेनिफिट ले सकते छत्तीसगढ़ वाले, यानी ये जो वीडियो आज बनने जा रहे हैं ये एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए है। सोच रही हूँ कुछ डिफरेंट करूँ एमपी और छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए, तो चलो कुछ नया करते हैं आज, ठीक है। तो हमने सबसे पहले उठाया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या उठाया? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्यों कि जनरली हम सारे एक्ट तो पढ़ लेते हैं, बस इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। छोटा है ना, अलग टाइप का है, रेगुलर यूज़ में नहीं आता है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। जब कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो हमारे पास स्कूल के कॉलेज में अपने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड, देन SRA, देन सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप एक्ट। इतने सारे एक्ट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में होते हैं, राइट। लेकिन अभी जनरली हम देखते हैं तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट होते हैं कोर्स में, बट कहीं कहीं ऐसा भी होता है जब 5 भी होते हैं, है ना, तो 5 भी चलते हैं। तो आज भी छोटा सा ओवरव्यू दूंगी, कुछ सेक्शंस बताऊंगी जिसको आपको पढ़ना है, और बाकी अधिक जानकारी के लिए क्लास सुधारें, वो तो हमेशा रहेगा, है ना। चलिए तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके चैप्टर्स कितने हैं। चैप्टर्स इसके 11 हैं और 11 चैप्टर्स को काउंट करते तो सेक्शन पे इसके 266 है। हाँ, चैप्टर 11 रिपील है बिकॉज ऑफ पार्टनरशिप एक्ट में चला गया, और इसलिए वहाँ पे अब सेक्शन कितने हो गए आपके पास? 238, क्योंकि बाकी के जो हैं वो पार्टनरशिप एक्ट में चले गए। 239 से 239 से जो 266 है वो पार्टनरशिप एक्ट में चले गए, है ना। तो ऐसा देखा जाए तो हमारे पास 11 चैप्टर है, वैसा देखा जाए तो हमारे पास 10 चैप्टर है। लेकिन जब 11 बोलते हैं तो सेक्शंस भी इतने हैं, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। लेकिन जब आप पढ़ने बैठते तो आपको पता होना चाहिए उस कानून के बारे में, कानून कहना क्या चाहता है, राइट। तो उस कानून के बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। देन आता है हमारे पास, जब हम बात करते हैं कि किन सेक्शंस को देखना चाहिए और किन सेक्शंस को नहीं देखना चाहिए। कई बार ये होता है कि हम लोग जब पढ़ने बैठते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। कोई इंपॉर्टेंट बताते हैं तो हम थोड़ा सा ये कर सकते हैं, ऐसा भी सोचा जाता है। कई बार ये भी होता है कि हम ये भी जानते हैं कि थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखिए, जब भी आप कोई स्टडी करेंगे, चाहे प्री के लिए करो चाहे इंटरव्यू के लिए करो, प्री और इंटरव्यू दोनों में जाने के लिए आपके पास मेन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्या कहा? प्री और इंटरव्यू में जाने के लिए इन दोनों के बीच की जो कड़ी है वो मेन है। ये मेन आपको प्री भी क्लियर कराता है और ये मेन आपको इंटरव्यू भी क्लियर कराता है, इसका दोनों काम है। तो हमारी जो क्लासरूम स्टडी होती है वो फोकस रहती है इसके साथ हम इसको उठाते हैं और ये भी करते हैं। जब फाउंडेशन कोर्स होता है, कौन सा कोर्स होता है? फाउंडेशन कोर्स, यानी कंप्लीट कोर्स, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट कोर्स। तो कंप्लीट कोर्स में हमारा पूरा रहता है फोकस। जब हम स्टडी करते हैं तो मेन प्री सबको साथ लेके चलते हैं, साथ साथ याद करते हैं, चीज़ें देखते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम हैं लाइक बिहार हुआ, यूपी हुआ, है ना, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट से भी बाहर आते हैं, वो है ना, प्रैक्टिकली भी आ जाता है, तो साथ में चर्चाएं चलती रहती है, तो वो भी साथ साथ चलता रहता है। तो उसी के साथ मैंने कहा चलो छोटा सा करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस चलती है और हमारी ऑनलाइन क्लासेस नाम जैसे इसका यूनिक है, एकदम डिफरेंट है। लोग ये वीडियो देते हैं, रिकॉर्डिंग देते हैं, पेन ड्राइव कोर्सेज देते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस इक्वल ऑफलाइन क्लासेस हैं। 2 वे कम्युनिकेशन होता है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है 2 वे कम्युनिकेशन। और क्या चाहिए आपको? आपके लिए तो फ़ायदा ना, आपको घर में भी ये फील होता है कि आप क्लासरूम में बैठे हैं। एट द टाइम इंडिया का हर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे इंस्टीट्यूट हो, सारे के सारे लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, राइट। लेकिन सबके बावजूद ही हमारा बिल्कुल डिफरेंट है। रीज़न? क्योंकि 2 वे कम्युनिकेशन है, पूरे टाइम चर्चा होती है, पूरे टाइम बात करते हैं, पूरे टाइम एक दूसरे को क्वेश्चन आंसर करते हैं। ऐसा कहीं फील ही नहीं होने देते आपको कि आप घर में बैठे हैं। ऐसा भी नहीं है जैसे स्कूल के बच्चे भाग जाते हैं ऑन करके, हमारे वो भी नहीं, बच्चा हमें सामने चाहिए। उसके बाद सुबह से शाम तक नोट्स आज के आज प्रिपेयर करके चेक करवाएंगे। उसके साथ ही साथ एक नया काम किया है, वीडियो रिकॉर्डिंग। बच्चा पूरा का पूरा चैप्टर याद करके हमें भेज रहा है। इससे बेस्ट क्या हो सकता है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में? मैम पूरे दिन आपके साथ रहती है और पूरे दिन आपको से अपडेट लेती रहती है। इससे बेस्ट क्या हो सकता है? देखिए, पढ़ना सबको खुद को है, लेकिन पढ़ाने वाला चाहिए। वो पढ़ाने वाला आपको यहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा।
तो उसके बारे में बताना तो पड़ेगा मुझे आपको। नहीं बताऊंगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस कैसे पढ़ाती है। और मैं ये नहीं बताऊंगी कि लोग गलत अफवाहें फैला रहे, तो आप कैसे अवेयर होंगे कि गलत अफवाहें हैं। सामने बंदी खुद आके आपको बता रही है कि लोगों ने ऐसा कहा, गलत है, उनको पूछा आपने क्या किया, तो उसमें बुरा लगने की बात ही नहीं है। एटलीस्ट आपके मन में जो वहम चलते उसको क्लियर करने के लिए मैं खुद आपके सामने खड़ी हूँ, तो आपके लिए तो फायदेमंद है। तो चलते हैं आगे हम। तो ये हम लोगों का क्लास का रहता है। तो बात करें एमपीजीएस की फिर से। तो एमपीजीएस के लिए मैं आज लेके आई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैं आपको बताऊंगी कौन से सेक्शन आपको पढ़ना है और कौन से सेक्शन आपको नहीं पढ़ना है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए क्या होगी, किन को फोकस करना है, क्योंकि एमपी में कॉन्ट्रैक्ट के अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और जब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने बैठते हैं तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। हमारी सेक्शन नंबर 1 से लेकर 75 तक तो हमारी गाड़ी वैसे ही चल जाती है, हम चला भी लेते हैं। लेकिन जैसे हम यहाँ पे पहुँचते हैं ना तो थोड़े से थक जाते हैं, राइट, कि अब क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्या आएगा क्या नहीं। और हाँ, एमपी में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मैं फिर से कह रही, कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन अच्छे आते हैं, स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट सेकंड के क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं, राइट। तो चलिए पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट में कौन से सेक्शन आपको पढ़ना है। सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल, सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन क्लोज। चलिए आज मैं आपको डेफिनेशन क्लोज याद करवाती हूँ। याद करें, आ जाइए। अच्छी चीज़ें लेने के लिए इसको सुनना भी तो चाहिए मैम से, बस अच्छी अच्छी चीज़ें दे दो इनको। चलो देते हैं। सबसे पहले आता है 2A, मैंने आपको दिया प्रपोजल। 2B, आपने उसको किया एक्सेप्ट। क्या किया, मैंने आपको प्रपोजल दिया, आपने उसको एक्सेप्ट किया। जैसे आपने मेरी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, आपके और मेरे बीच बन गया प्रॉमिस। तो 2A प्रपोजल, 2B आता है आपके पास एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस बन जाता है प्रॉमिस। 2C, जैसे प्रॉमिस कंप्लीट, एक बन गया प्रोमिजर, एक हो गया प्रोमिजी, तो आ गया आपके पास प्रोमिजर प्रोमिजी। ठीक है, ठीक। और ई वैसे ही जैसे कि मॉर्गेजर मॉर्गेजी, ठीक वैसे ट्रांसफरर ट्रांसफरी, प्लेजर प्लेजी। तो ये जितने भी अर हैं वो हमेशा देने वाले होंगे और जितने भी ई होंगे वो लेने वाले होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको दिया प्रपोजल, आपने उसको एक्सेप्ट किया, हम दोनों के बीच प्रॉमिस, एक प्रोमिजर एक प्रोमिजी। नाउ क्या देना पड़ेगा, कंसिडरेशन। क्या देना पड़ेगा, कंसिडरेशन। तो यह है आपके पास कंसिडरेशन। जब कंसिडरेशन पढ़ते हैं तो इसमें 3 चीज़ें याद रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, एक्ट करना है, एब्सटेंट रहना है उससे, एब्सटेंट रहना है उससे, और तीसरा प्रोमिस करना है। जब प्रोमिस देखोगे तो फिर से 2 बात आ जाएगी, एक्ट और एब्सटीनेस। ठीक है, कार्य करने से प्रवृत्त रहना और वचन देना, मैं ये कार्य करूंगा या मैं इस कार्य को करने से प्रवृत्त रहूंगा, है ना। तो ये आ जाता है आपके पास एक्ट। एक्ट के बाद आता है एब्सटेंस, पता है इसको मैं प्रोनाउंसिएशन में गलत हो जाता है, एब्सटेंट बोलते हैं इसको, एब्सटीनेंस। हाँ जी, एब्सटेंट रहना, किसी कार्य को करने से प्रवृत्त रहना, हिंदी में बोलेंगे अपन प्रवृत्त। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन दिक्कत होता है मेरे साथ, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, स्कूलिंग मेरा हिंदी मीडियम रहा है। नो डाउट इंग्लिश मीडियम वालों को कंटेंट इंग्लिश में देती हूँ, बट प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत रहता है। तो प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं लगता, अगर आप मेरा वे समझ पाते तो प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे और धीरे धीरे से समझ जाएंगे, सॉरी। और धीरे धीरे मैं भी अपने आप को रोज इंप्रूव करती हूँ, काफ़ी इंप्रूव किया है। इसी प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में एक बार मैंने SRA पढ़ाया था, उस SRA को मैंने वीडियो हटा दिया। नहीं आता प्रोनाउंसिएशन तो दिक्कत होती है ना, लेकिन हाँ, मैं हर रोज़ मेहनत करती हूँ और हर रोज़ सीखती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को हमेशा एक स्टूडेंट बना के रखती हूँ। क्योंकि जब मैं स्टूडेंट बना के रखूँगी तभी मैं एक बेटर परफॉर्म कर पाऊँगी, है ना, परफॉर्मेंस दे पाऊँगी। तो 2A मैंने प्रपोजल दिया, 2B आपने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करते हमारा प्रोमिस तैयार हो गया। एक प्रोमिसर बन गया, दूसरा प्रोमिसी देना पड़ा हमारा कंसिडरेशन। जैसे कंसिडरेशन दिया, आपके और मेरे बीच में एग्रीमेंट तैयार हो गया। क्या कहा, आपके और मेरे बीच में एग्रीमेंट तैयार हो गया, करार तैयार। ठीक है, अब आता है एग्रीमेंट। यदि एग्रीमेंट में किंतु परंतु हो गया तो दैट इज अ रेसिप्रोकल। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। मैंने उसको ऐसे याद कराया कि जैसे ही एग्रीमेंट में किंतु परंतु लगा, आपने शर्तें लगाई, तो वैसे ही हमारे बीच में रोड़े आए और रेसिप्रोकल हो गया। क्यों, रेसिप्रोकल का बड़ा अच्छा काम वर्ड है, बताती हूँ मैं आपको। ये रेसिप्रोकल लिख लेती हूँ पहले, प्रोमिस बन जाएगा। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स, रेसिप्रोकल टेरिटरी कहाँ पढ़ते हैं, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स पढ़ते हैं हम CRPC 105A से L तक, चैप्टर नंबर 7A। CPC सेक्शन नंबर 145A के अंदर रेसिप्रोकल 144A 44A में कहाँ पढ़ते हैं, क्योंकि अपने पास 44A भी है और ना 144 भी है, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। चलिए, तो कहाँ पढ़ते हैं, 44A। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का क्या मतलब होता है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का मतलब होता है कि जहाँ पर
सर है ना, जैसे इंडिया के बाहर की हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटीज़ होती हैं। तो टेरिटोरियल पे अगर हमारा कोई बंदा चला जाता है तो हम उनके साथ क्या कर सकते हैं, अपनी एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटीज़ करके हमारे बीच में रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स कर सकते हैं कि कब सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बुलाएगी, कब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपके साथ ऐसी ट्रीटीज़ करेगी कि हमारा ऑफेंड आपके पास आएगा तो आप हमें दीजिएगा, आपका ऑफेंड हमारे पास आएगा तो हम आपको देंगे, है ना। तो वही रेसिप्रोकल है, सभी जगह आता है। वैयक्तिकारी व्यवस्था, वैयक्तिकारी अरेंजमेंट्स, यहाँ पर है वैयक्तिकारी प्रोमिस। ठीक है, तो 2A मैंने आपको प्रपोजल दिया, 2B आपने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करते प्रोमिस तैयार हो गया। तो 2B एक्सेप्टेंस भी है, प्रोमिस भी है, दोनों एक साथ हैं। ठीक है, फिर 2C में मैं प्रोमिसर और प्रोमिस तैयार हो गए। फिर 2D आता, कंसिडरेशन दे दिया। फिर जैसे कंसिडरेशन दिया 2A में हमारा एग्रीमेंट तैयार हो गया। एग्रीमेंट में जैसे किंतु परंतु लगाया तो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हो गया। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का मतलब क्या होता है, मैं ये काम करूँगी, आपको ये करना पड़ेगा, आप ये काम करेंगे तब मैं ये काम करूंगी, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। कहाँ इसकी डिटेल पढ़ने को मिलेगी आपको, 51 से 58 कहाँ पढ़ने को मिलेगी आपको इसकी डिटेल, सेक्शन नंबर 51 से 58 में पढ़ने को मिलेगी। देन आता है आपके पास EFG 2G, मुझे आपकी शर्तें मंजूर नहीं, तो हमारे बीच हो गया वॉइड अग्रीमेंट। क्या हो गया, वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, अगर हमने आपकी शर्तें मान ली तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट तैयार, 2H कॉन्ट्रैक्ट तैयार। हमें कुछ और आए ना आए, हमें इतना पता होना चाहिए जिस कानून की हम पढ़ाई कर रहे हैं, यदि उस कानून से रिलेटेड कोई तरह का हमारा है उसकी क्या डेफिनेशन है तो वो डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। तो 2H पे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है। ठीक वैसे लिमिटेशन एक्ट है तो लिमिटेशन एक्ट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक वैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी पता होनी चाहिए। ईजमेंट एक्ट है, ईजमेंट की पता होनी चाहिए। पार्टनरशिप एक्ट है तो पार्टनरशिप, यानी जिस कानून का जो नाम है और यदि उसका खुद का कोई डेफिनेशन क्लोज बना हुआ है तो वो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो आइए हमारे, मुझे आपकी शर्तें पसंद आई तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया। कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी के ऑप्शन पर वॉइडेबल होता है और दूसरा पार्टी कहता है मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है तो वॉइड हो जाता है। तो देखो G क्या कहा, G और J जो हमारे हैं दोनों वॉइड की बात करता है। G और J है दोनों वॉइड की बात करता है, बट एक वॉइड अग्रीमेंट की बात करता है तो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। क्या याद रखेगा, एक वॉइड अग्रीमेंट की बात करता है तो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। तो फिर से एक बार देखिए, 2A मैंने आपको दिया प्रपोजल, आपने उसको एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेंस तो बन गया हमारा प्रोमिस। प्रोमिस बनते एक बन गया प्रोमिसरी, दूसरा प्रोमिसर। तो आता है हमारे पास देना पड़ेगा आपको कंसिडरेशन। जैसे कंसिडरेशन दोगे वैसे एग्रीमेंट, शर्तें लगाते रेसिप्रोकल। अगर आपकी शर्तें नहीं मानी तो वॉइड अग्रीमेंट, मान ली तो कॉन्ट्रैक्ट तैयार। एक पार्टी कहता कैंसिल, वॉइडेबल, दोनों पार्टी कहता हो गया कोरोना आ गया अब सब कुछ खत्म तो हो गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा क्यों बोला, कोरोना आ गया वॉइड। Hello everyone, I am Radhika, student of SULC, that is Suryanagri Unique Law Classes, Jodhpur, owned by Urmila ma'am. And today I want to share my experience of SULC. Like every other law student, my aim is also to become a judicial officer. And for that I want to do my preparation in the guidance of one who can guide me in a right way. And for that I searched for the best coaching for judiciary and I found SULC at the top. So I contact Urmila ma'am and joined SULC as a offline batch student, but due to such some circumstances after some time I have to change from offline to online batch. But after joining online batch मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि मैम के पढ़ाने के स्टाइल में या पढ़ाने के एफ़र्ट्स में कहीं पर भी ज़रा सा भी चेंज आया हो। जैसा मैम ने हमें ऑफलाइन में पढ़ाया था बिल्कुल वैसा ही ऑनलाइन में मैम ने पढ़ाया, वैसे ही एफ़र्ट्स मैम ने हमें ऑनलाइन भी प्रोवाइड किए। इवन मेरा एक्सपीरियंस तो ऑनलाइन के तौर पे ये था कि मैं और घर पे बैठ के भी मुझे एकदम क्लासरूम जैसा एनवायरनमेंट मिलता था। आई फील दैट मैम मुझे पर्सनल ही पढ़ा रहे हैं, पर्सनल फोकस करके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैम से 2 वे कम्युनिकेशन इतनी अच्छी तरीके से मेंटेन होता है कि हमें लगता ही नहीं है कि हम ऑनलाइन बैठे हैं या हम क्लासरूम में ही बैठे। मैम के क्वेश्चंस पुट अप करने का, मैम के सेक्शंस को कोरिलेट करवाने का सब तरीके सेम होते हैं जैसे ऑफलाइन में हमें मिलते थे। सो मेरा एक्सपीरियंस एज ऑनलाइन बहुत अच्छा रहा। एंड अदर थिंग विच आई नोटिस्ड या इन माई ओपिनियन कि
ऐसा वो चीज़ जो मैम को सबसे अलग कराती है, अलग मैम का टीचिंग का वे है, वो ये है कि जब मैम किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट कराती है तो उससे पहले मैम उस सब्जेक्ट की एक समरी, एक ओवरव्यू दे देते हैं, जिससे कि हमें उस सब्जेक्ट को समझने में बहुत इजी हो जाता है। मैम एक इनोवेटिव स्टोरी सुनाते हैं उससे रिलेटेड, उस पूरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो हमें उस सब्जेक्ट को पहले ही काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है बनने का। तो जब हम उसे पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है उसको पढ़ने में। और जब मैम उससे सेक्शंस को रिलेट कराते हैं तो जो हमने एक्ट चाहे 2 महीने पहले भी पढ़ा था, वो एक्ट हमारे माइंड में उस टाइम एक्टिव भी रहता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी मैम की। एंड सेकेंड थिंग, जब मैम किसी भी सेक्शन को पढ़ाते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या जो भी अदर पॉइंट जो बुक जिसके लिए हमें बुक रेफ़र करनी होती है वो मैम उधर ही लिखा देते हैं, जिससे कि हमें बुक्स रेफ़र करने की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमारे बेयर एक्ट में ही हमारा सारा मटेरियल कवर आउट हो जाता है। एंड द थर्ड which I noticed और I thought that मेरे पूरे लॉ के करियर में मैंने कोई ऐसा टीचर नहीं देखा जो अपने स्टूडेंट्स को लॉ में परफेक्ट बनाने के लिए या लॉ का जुडिशियल ऑफिसर बनाने में अपना 200% लगाता हूँ, जिससे कि उनके स्टूडेंट्स जो है वो एक लॉ में अच्छा सा मुकाम हासिल कर ले, या वो एक अपनी लाइफ का जो टारगेट है वो अचीव कर ले। मैम के 200% से मैम इतनी अच्छे से हमें मोटिवेट करते, जब भी हम डीमोटिवेट होते हैं मैम का मोटिवेशनल लेक्चर्स, मैम जो गेस्ट फैकल्टीज़ को बुला के हमारा गाइडेंस कराते हैं, उससे हम इतना अच्छे से मोटिवेट होते हैं और वापस उसी एनर्जी से हम पढ़ने में लग जाते हैं जितना हम पहले दिन से स्टार्ट करते हैं। सो लास्टली आई एम वेरी थैंकफुल मैम कि आपने मुझे अपना स्टूडेंट बनाया। एंड आई फील वेरी लकी टू हैव यू एज माई मेंटोर, टीचर और गुरु। थैंक यू मैम फॉर एवरीथिंग। एंड लास्टली, SULC इज़ नॉट बेस्ट, बिकॉज बेस्ट हम तब बोलेंगे ना जब किसी से कंपेयर करेंगे। इट इज़ यूनिक, इसका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो सकता। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर एवरीथिंग मैम। क्यों बोलना पड़ा? तो आपके सामने 2 बातें आई। क्या देखा? इतनी देर में आपके सामने 2 बातें आई। ये 2 बातें बता के फिर हिंदी वालों आपको बताती हूँ एक बार, है ना? एक बार 2 बातें बता देती हूँ, फिर सेम यही चीज़ में हिंदी वालों आपके लिए भी बताती हूँ। 2 बातें ये आई कि एक होता है वॉइड अग्रीमेंट और एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये एब इनिशियो वॉइड होता है और ये एब इनिशियो वॉइड नहीं होता है। परिस्थितियां बदल जाने से, सर्कमस्टेंसेस बदल जाने से या अनलॉफुल हो जाने से वॉइड होता है। परिस्थितियां बदल गई, कोरोना आ गया, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारी बीच में अटक गई, हम वो आपको नहीं दे पाए, तो ये परिस्थितियां बदली तो यह दिक्कतें आ गई। तो इसलिए क्या रखना है कि वॉइड जो अग्रीमेंट होता है वो एब इनिशियो वॉइड होता है, लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एब इनिशियो वॉइड नहीं होता है। जब सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं या बाद में परिस्थितियां बदलने से अनलॉफुल हो जाता है तो ही वॉइड होता है, अन्यथा नहीं होता है। हिंदी वाला आ जाइए एक बार, आपको भी बता देते डेफिनेशन कैसे याद करनी है आपको। 2A मैंने आपको प्रस्ताव दिया, 2B आपने उसको एक्सेप्ट किया, स्वीकृति। अब हिंदी में देखिए गड़बड़ क्या है, इसको लिखा होता है प्रस्थापना, है ना, और इसको लिखता है प्रतिग्रहिता, तो कंफ्यूज नहीं होना अपन को, है ना, ठीक है। और जैसे करोगे वचन तैयार, फिर एक बन गया वचन दाता तो दूसरा वचन ग्रहीता, एक बन गया वचन दाता तो दूसरा बन गया वचन ग्रहीता। अब देना पड़ेगा प्रतिफल और प्रतिफल के साथ ही आ गया करार तैयार। इससे पहले इंग्लिश में बता दिया था, अब हिंदी में बता रही हूँ। यानी अगर मान लीजिए आप थोड़ा स्पीड फास्ट करके देखते हैं, कुछ बातें नहीं सुनना चाहते, हटाना चाहते और सीधा हिंदी में आ गए, तो ध्यान रखना मैंने इंग्लिश में बता दिया इससे पहले, वापस थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दीजिएगा। फिर हमारे बीच में हो गया व्यक्तिकारी वचन तैयार। मुझे आपके वचन पसंद नहीं आए तो क्या क्या ABCDEFG मुझे पसंद नहीं आया, ये लीजिए शून्य करार। पसंद आ गया मुझे आपका तो लीजिए संविदा तैयार। संविदा एक पक्ष का के द्वारा एनफोर्सेबल होती है तो शून्य करणीय, और दोनों पक्ष का कहते पसंद नहीं है जाइए चाहे जे तो वॉइड शून्य संविदा, ठीक है। तो क्या कहा, ऐसे करके हमारा पूरा का डेफिनेशन क्लोज 1 मिनट में तैयार हो गया।
अब आते हैं आपको एक और चीज़ बताते हैं, फिर आपको आपके इम्पोर्टेंट सेक्शन जो आपको अपने MPGS के लिए पढ़ने हैं। एग्रीमेंट कितने प्रकार के होते हैं? एग्रीमेंट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है वैलिड, एक होता है वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं? 3, वैलिड, वॉइडेबल एंड वॉइड। बस ये ध्यान रखना है कि वॉइडेबल यही होता है, वॉइडेबल यही होता है, ठीक है, इस चीज़ का याद रखना। तो आपके प्री में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जब वॉइडेबल की गलतियां करते हैं ना, छोटी मोटी चीज़ें, वो आपकी गलतियां नहीं होगी। क्या याद रखना है आपको ये याद रखना है कि वॉइडेबल सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, करार नहीं होते हैं, तो आपका एक क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। वॉइडेबल सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब एक और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 3 टाइप के होते हैं, जनरल कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। जनरल कॉन्ट्रैक्ट सभी जगह पढ़ेंगे, सेक्शन 10 से स्टार्ट होगा। कंटीजेंट पढ़ेंगे 31 से लेकर 36 और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट 68 से 72। तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता होना चाहिए कि एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट, एक छोटी छोटी बातें जो आपके कई बार रह जाती हैं। अब आता है सेक्शंस, कौन से इंपॉर्टेंट है फॉर प्री एग्जाम MPGS, ठीक है। MPGS प्री एग्जाम के लिए कौन कौन से सेक्शंस जो हैं जिनको आपको अच्छे से देखने चाहिए, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते रहते हैं, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। बच्चे कहेंगे तो हमें पता था मैडम जी, राइट? हाँ जी। 31, 32, 33, 35, 36। देन आता आपके पास 37, 39, 40, 41, 2, 3, 4, 5 छोड़ दीजिए, 46, 7, 48, 49, 50, 51, 52। फिर आता 51, 52, 53, 54, 55, फिर 56 तो वेरी इंपॉर्टेंट है। देन 57, 58, फिर आता है 61, 62, ठीक है, नहीं 60 क्लिंटन 59 है, क्लिंटन का नियम होता ना, हाँ 59, फिर 62 से 68, फिर आता है 72 से 75। लगभग सारे ही पढ़ना है पूरे, ये तो वैसे इंपॉर्टेंट है, जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको खुद ही लगेगा यार इसमें से छोड़ नहीं सकते। अब इसमें से बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नहीं समझ में आती, बहुत ऐसी चीज़ें हैं समझ नहीं आती, इलिस्ट्रेशन इतने सारे एक से बढ़कर एक खतरनाक है, नहीं समझ में आते, तो क्या करें? सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस को ज्वाइन करें। डिटेल स्टडी करनी है, एक एक सेक्शन के बारे में जानना है, सेक्शन का कोरिलेशन जानना है, सेक्शन किसकी बात कर रहा है, सेक्शन में डिफरेंसेस क्या हैं, किसी सेक्शन पे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए 8 नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखना है, 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखना है, तो उन सब के लिए अधिक जानकारी के लिए क्लास ज्वाइन करें, ठीक है। आइए कॉन्ट्रैक्ट सेकंड की बात करते हैं। इसमें क्या पढ़ना है? हाँ, यहाँ पर है जहाँ कई चीज़ें को स्किप करनी है। 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 135, 130, ओ कहाँ चली गई मैं, 138, 140, 149, 150, ठीक है। फिर आ जाइए आप 150, 151, 152, 3, 4, 5, 6, 172, 173, 174, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। फिर आइए 174, 5, 6, 7, 8, 9, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 7, 8, 9, 10, 200, 100% पढ़ना। 212, 100% सवाल आपके आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 220 और 221, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 236, 237, 238।
इनमें से आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं और कई बार आ चुके हैं। सेकंड पार्ट थोड़ा सा क्लिष्ट होता है, बट कई बार हमें लगता है कितने सेक्शन पढ़ने चाहिए। ये प्री एग्जाम के लिए, मेन के लिए नहीं बताया, प्री एग्जाम के लिए हैं जो यहाँ से सवाल बनते हैं। इवन तो सेकंड पार्ट में आपके इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में तो उनके पास पूछने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सेकंड पार्ट में ज़्यादा नहीं होता है। तो या तो डायरेक्ट सेक्शन पूछ सकते हैं आपसे, और या फिर दृष्टांत पूछते हैं, क्योंकि आप देखिएगा प्रीवियस पेपर उठा के अपने MPGS का, आपको इलस्ट्रेशन दिखेंगे। वो इलस्ट्रेशन मोस्ट ऑफ 201 से भी होता है। 201 नहीं लिखा मैंने, 201 भी लिखना, 200 से भी होता है, 201 से भी होता है ना। तो ऐसे करके आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है। सेल्फ स्टडी करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट को 4 दिन में ख़त्म कर देना चाहिए। कोचिंग सेंटर में जाते हो तो वो अच्छा से पढ़ाएगा, आपको एक एक चीज़ याद कराएगा। हाँ, हम तो इलस्ट्रेशन भी ऐसे याद करा देते हैं, वो भी याद करा देते हैं पूरा का पूरा। कंटेंट भी, पूरा कंटेंट याद करा देते हैं। इवन जो पैराग्राफ होते हैं उसमें से पॉइंट्स भी बनवा देते हैं, और साथ ही साथ आपको खुद नोट्स बनाना सिखा देते हैं। आप अपने नोट्स बना के रोज हमसे चेक कराते हो। इसके अलावा आप वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजते हो आज के प्रिपरेशन के। तो क्या होता है, आप पूरे दिन अपने आप को बंधे हुए रखते हैं, क्योंकि मेन चीज़ क्या बंधे हुए था। नो डाउट ये सब देख के मुझे कॉपी करने के लिए इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, कॉपी किसी की भी की जा सकती है, बट ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है ना, उसको कोई नहीं बदल सकता। तो चिंता ना करें। मुझे कई बार बच्चे कहते हैं मैम इस बार आपने नया किया, आपने स्टेटस पे लगाया, बच्चे याद करके उतारे, अब देखना दूसरे कोचिंग सेंटर भी आपकी बराबरी करेंगे। मैंने कहा करने दो ना, कॉपी तो कॉपी होती है ना, लेकिन ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। जो खुद की मेहनत है वो तो मुझे कोई रोक नहीं सकता ना। मैं हर रोज़ कुछ नया करती हूँ, हर रोज़ कुछ नया करती हूँ। आप में से कई स्टूडेंट है जो मेरा स्टेटस देखते हैं, और आप जब भी देखोगे ये क्या फिर से एक नया, कभी सोचा ही नहीं था अच्छा मैम ने ये भी स्टार्ट किया क्या। हाँ जी, कुछ ना कुछ नया चलता रहता है, और मुझे लगता है नया करते रहना चाहिए। कुछ नया करते रहूँगी। मुझे देख के कई लोग मोटिवेट होते हैं, मुझे देख के डिमोटिवेट होने के लिए है 5 लोग, और मोटिवेट होते हैं मुझे देख के 500 लोग। तो 500 लोगों के लिए मैं मोटिवेट होती रहती हूँ, मैं फिर से उठ के आ जाती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी MPGS वालों, और इस पर साथ में थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन छत्तीसगढ़ वालों के लिए, कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं लगभग ऐसे ही सारे सब्जेक्ट आपको बता दूं शॉर्ट में, तो क्या कर सकें। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी डिटेल स्टडी करने आपको क्लास ज्वाइन करने के लिए आ सकते हैं। MPGS का एग्जाम आने वाला है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, पता नहीं क्या क्या महीने, हो सकता आ भी जाए। कुआं खोदने के बाद, आग लगने के बाद कुआं खोदना थोड़ा सा टेंशन रहता है, लेकिन फिर भी हमने MP वालों के लिए एक सुविधा दी है कि वो हमारे 2 बैच चलते हैं, वो दोनों बैच में बैठ सकते हैं, ताकि उनके एक साथ सब्जेक्ट हो जाएंगे, और बहुत आराम से पढ़ाते हैं, एक साथ उनको सब कुछ याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसा भी नहीं बहुत फास्ट नहीं, कचरा भी नहीं करते। हाँ, इन सब की फीस थोड़ी हाई लगती है, लेकिन जो मेरी मेहनत है उसके आगे फीस कुछ नहीं है। जब आप खुद पढ़ने आओगे तो आपको खुद के मन में एक चीज़ आएगा कि मैम हमेशा यही सोचते आए आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा, लेकिन ये सब पढ़ने के बाद लगता नहीं फ़ीस बहुत रिजनेबल है, यहाँ तक कि क्या कम है जो मेरी मेहनत है। क्योंकि यहाँ सबसे अच्छी बात क्या, स्टूडेंट का टीचर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना, डायरेक्ट बात होना, ये अपने आप में सबसे बड़ा अचीवमेंट है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे अभी जो स्टार्ट किया हम लोगों ने एक नया चीज़ है, वो है कि यहाँ पे हर 2-3 बाद एक क्लास रखने की शुरू की हमने, जिसमें आता है आपके पास कोई प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे ये सेक्शन समझ में नहीं है, डाउट क्लियरिंग क्लासेस, वो हमने स्टार्ट कर दी है। साथ ही साथ अभी हम एक नया काम करने वाले हैं, जो हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, कि हम हर सैटरडे को बैठ के सारे के सारे मेन क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। वो सारे के सारे क्वेश्चंस लिखा दिए जाएंगे आपको, ताकि मंडे टू फ्राइडे आपने जो पढ़ा उसका एक बंच आपके पास तैयार हो जाएगा। यानी हमारा जो टारगेट है, फीस हाई रखो, टारगेट छोटा रखो, और सिलेक्शन 100% दो। ये टारगेट को लेके मैं काम करती हूँ। तो मुझसे जुड़ता भी हमेशा वही है जिसको 100% सिलेक्शन चाहिए। बाकी तो बहुत सारे स्टूडेंट है, लाखों स्टूडेंट है, लाखों को मैं पढ़ा भी नहीं पाऊंगी। तो सेलेक्टेड स्टूडेंट, सेलेक्टेड क्वांटिटी होती है, सेलेक्टेड स्टडी होती है। एक एक बच्चे के बारे में पता होता कौन सा बच्चा अभी क्या कर रहा है और कितना पढ़ रहा है और कहाँ उसकी कमियां हो रही, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। तो अधिक जानकारी के लिए क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको अपनी सफलता सुनिश्चित कर दी है तो सारे फायदे मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, अपने आस पास वालों का ध्यान रखिएगा और स्टडी करते रहिएगा। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आई एम निवेदिता, आई एम स्टूडेंट ऑफ सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस। मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि कैसे SULC के साथ और मैम के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने फरवरी में ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। उससे पहले मैंने मैम के यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे, देन मैंने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मुझे इस बारे में डाउट था कि ऑफ़लाइन और ऑनलाइन क्लासेस में क्या डिफरेंस होगा। तो यही डाउट क्लियर करने के लिए मैं मैम से मिलने जोधपुर गई। मैम ने मुझे कहा कि आप बेटा दोनों करके देख लो, दोनों ज्वाइन करके देख लो, आपको कोई डिफरेंस समझ में आया आप उस हिसाब से ज्वाइन कर लेना। तो मैंने मैम की ऑफ़लाइन क्लास भी अटेंड की, मैंने मैम की ऑनलाइन क्लास भी अटेंड की। मुझे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं समझ में आया। मैम जैसा एफर्ट ऑफ़लाइन क्लास में देती हैं वैसा ही
ऑनलाइन क्लास में भी देती हैं। मैम सारी चीज़ें इक्वली प्रोवाइड कराती हैं, जैसे ऑनलाइन में वैसे ही ऑफलाइन में भी। तो बात मुझे ज्वाइन करने के बाद मुझे ऑनलाइन में ज़्यादा फ़ीसिबल लगा, तो मैंने ऑनलाइन ही ज्वाइन की, क्योंकि ऑनलाइन में ज्वाइन करने के कई फ़ायदे होते हैं। जैसे आप घर पे ही हो, सबसे अच्छी बात आपको घर का खाना मिलता है और आपके जो दूसरे खर्चे होते हैं वो भी बच जाते हैं। मैम का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। मैम कैसे सारे सब्जेक्ट को स्टोरी टेलिंग की तरह पढ़ाती हैं, समझाती हैं, कैसे याद कराती हैं, सारे सेक्शन को कैसे तोड़ के आपको कैसे लिखना है, कैसे आपको अपने नोट्स बनाने हैं, मैम सारी चीज़ें डिटेल में बताती हैं। मैम सिखाती हैं कि याद कैसे करना है, मैम बार बार रिवीज़न कराती हैं। हम लोगों की जो क्लासेस होती हैं, तो क्लास में जो 15 टू 20 मिनट्स होता है वो रिवीज़न के लिए होता है, कि जितना मैम ने पढ़ाया है वो बार बार रिवीज़न कैसे हो। तो मैम बार बार रिवीज़न कराती हैं, हर एक बच्चे से पूछती हैं, हर एक बच्चे पे पर्सनली साथ ध्यान देती हैं। मैम को पता होता है कि कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, कौन सा नहीं पढ़ रहा है, किस बच्चे को कितना आता है। मैम टाइम टू टाइम हम लोगों की एक्स्ट्रा क्लासेस चलाती हैं, स्पेशल क्लासेस। मैम बोनस में टेस्ट पेपर और बोनस क्लासेस सब कुछ मैम प्रोवाइड कराती हैं। इवन मैम ने अभी कुछ टाइम पहले ही हम लोगों की एक स्पेशल क्लास चलाई थी, जिसमें मैम ने प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बताया कि आपको कैसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन का सल्यूशन देना है, आपको कैसे उसका आंसर देना है। मैम हम लोगों के वीकली टेस्ट होते हैं, सैटरडे और संडे मैम टेस्ट लेती हैं हम लोगों का। तो सबसे अच्छी बात ये है कि मैम उस टेस्ट में भी सॉल्यूशन के लिए उसकी अलग क्लास होती है, जिसमें हम लोग हर एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, तो उसमें भी हम लोग का रिवीज़न होता है।